दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपना यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा गेम है जिसमें आईजी पूर्ण कुमार जी ने सुसाइड की और संदीप लाठर जी जो एएसआई थे उन्होंने सुसाइड की कि ये इतना ज़्यादा बड़ा गेम है कि सुन के भी यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है और इतने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े गैंगस्टर इसमें शामिल हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मैंने कल एक चीज़ कही थी दोस्तों कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। हालांकि जो पब्लिक डोमेन में मैंने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च की क्योंकि मैं कोई और वीडियो देखना चाह रहा था क्योंकि इस विषय पर काफ़ी कुछ बोल चुका था। तो मुझे जो उसमें दिखाई दिया तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें सारे नाम है, सबके नाम है और कौन कौन इसमें शामिल है, कौन सी बड़ी कंपनियां, कौन से बिल्डर, सभी कुछ उसमें नाम दिया हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि मैं नाम नहीं बता सकता। तो नाम न बताने की वो था, उसके पीछे एक कारण था दोस्तों। लेकिन वो कारण बताऊं या फिर वो हादसा का एक हादसा हुआ था मेरे साथ वो बताऊं, उससे पहले जब यूट्यूब पर मैंने ये डाला तो कुछ जो पत्रकार थे या यूट्यूबर थे उन्होंने इस चीज़ को देख लिया और वो उन्होंने सर्च कर लिया और सर्च करके वो यूट्यूब पे वीडियो बन चुकी है उसकी। तो अब ये बात पब्लिकली हो चुकी है कि वे कौन लोग थे, कैसे थे। लेकिन फिर भी अब पब्लिक डोमेन में आई चुकी है तो उसमें मुझे लगता है कि मुझे इसमें बताने में कोई दिक्कत भी नहीं है और जो इसमें नाम है, नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी ये कहा कि बताओ वो कौन लोग हैं, तो मैं आज उसमें बताऊंगा। लेकिन वो वजह भी बताना चाहूँगा मैं कि क्या वो वजह थी कि मैंने ये कहा था कि मैं किसी के नाम नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहूँगा। और सारी ज़िंदगी मैंने इस तरह के किसी क्रिमिनल के या पुलिस वाले के किसी के नाम लिए भी नहीं। हालांकि 20 साल 25 साल मैंने पत्रकारिता की, उसके बावजूद भी मैंने इस तरह के नाम कभी डिस्क्लोज नहीं किए। तो उसके पीछे था एक बहुत बड़ा हादसा। तो मैं दोस्तों पहले तो वो बताना चाहूँगा, तो आपको लगेगा कि वास्तव में मेरा ये जो डिसीजन था क्रिमिनल के नाम ओपन नहीं करने का, ये बिल्कुल ठीक था। तो ये बात है दोस्तों लगभग 1980 के आसपास के। उस टाइम में मैंने 10वीं पास की थी और किशोर अवस्था से जवानी की तरफ कदम उठाया था, बढ़ाया ही था। तो उस टाइम जो मनोरंजन के आज की तरह ये इतनी ज़्यादा फिल्में मार धाड़ वाली, इतने एक्शन सीन और ये OTT वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये कुछ भी नहीं हुआ करता। मनोरंजन के नाम पे एक तो दिल्ली दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट टीवी आ करता, उस पर दिल्ली दूरदर्शन पर संडे को फिल्म आया करती या फिर चित्रहार वगैरह, मतलब कुछ भी नहीं था। हाँ उस टाइम पे ये जरूर थे उपन्यास यानी नावल वगैरह हुआ करते और वो मैं पढ़ाया करता और खासकर क्राइम के पढ़ाया करता, क्राइम थ्रिलर के। और उस टाइम जो मेरे पसंदीदा राइटर हुआ करते वो एक तो जेम्स हेडली चेज था, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, ये इस तरह के जो नाम हुआ करते जो कि क्राइम के उपन्यास लिखा करते। तो उनको पढ़ के मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मैं भी हीरो हूँ और मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो और वो गांव का रहने वाला मैं वैसे था, गांव में रहा करता, तो गांव में पढ़ गया कोई भी बच्चा वो कल्पना तो कर ही लेता इस तरह के उपन्यास पढ़ गए। तो मैं 10वीं पास करके आया शहर में, ताकि पारिवारिक स्थिति थोड़ी ऐसी थी कि मुझे आगे अगर पढ़ना था तो नौकरी भी करनी जरूरी थी। तो मैंने आगे शहर में नौकरी कर ली और थोड़ा माई फीस पैसे जोड़ कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। लेकिन वो जो जुनून था ना कि कुछ करना है मैंने और मैं भी कुछ कर सकता हूँ, वो मेरे अंदर जरूर था दोस्तों। तो ऐसे ही अब ये सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, एक पुलिस वाले से जो कि किसी स्पेशल स्टाफ में था उससे मेरी मुलाकात होगी और अच्छी मित्रता भी होगी। तो पता नहीं कैसे क्या उसने भी मेरे को कहा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम तो यंग लड़के हो और कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया करो। तो ये बात मुझे भी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना क्रिमिनल के बारे में बताया जाए और उनकी रिपोर्ट दी जाए कि शहर के अंदर कौन क्रिमिनल है, कौन क्राइम करने लग रहा है। तो मैंने उसको बताया कि थोड़ा ढूंढ डाल के शहर के अंदर कुछ क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं और वो ये काम करते हैं। और फिर थोड़ा और पता किया तो कोई बिजनेसमैन, काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन, वो उसी के साथ अटैच थे और वो उनका जो बॉस था वो था। तो मैंने ये भी कहा कि कोई बिजनेसमैन है, तो उसने कहा अरे वाह वाह ये तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है और कौन है वो। हालांकि मैंने कहा नहीं छापा मारते हैं, ये नहीं बताता कौन है। तो चलिए कोई बात नहीं। उसने कहा ठीक है तुम एक काम करना, कल शाम को आ जाना उस जगह के ऊपर और फिर वहाँ पुलिस भी मिलेगी, छापा मारेंगे और तुम्हें SP से इनाम भी दिलवाएंगे, अखबारों में तुम्हारा नाम होगा। ये सुनकर दोस्तों मेरे में और खुशी और जुनून हो गया। मैं कल्पना करने लग गया, अरे अखबारों में नाम होगा, तहलका मचेगा, मैं तो हीरो बन जाऊंगा।
खैर दोस्तों, अगले दिन उसने बताया कि शाम को वहाँ जाना। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वो गलियों में, बीड़ी सी गलियों में इधर उधर जाके, तो मेरे को थोड़ा सा ये हुआ कि अगर पुलिस फोर्स होती तो रोड पे होती, इसमें कैसे होती। लेकिन खैर वो जुनून इतना था कि ज़्यादा सोचने समझने की वो थी नहीं। तो मैं वहाँ जाके देखा कि वो ऊपर कोई एक चौबारा था दूसरी मंजिल के ऊपर, वहाँ पर कोई हॉलनुमा थोड़ा कमरा सा था। तो वहाँ उसने बताया कि यहाँ आ जाए। तो मैं वहाँ गया। तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा दोस्तों, मेरा जो सांस था ना वो ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उस कमरे का जो मैंने माहौल देखा ना, वो वास्तव में इतना डरावना माहौल था आके मेरे पसीने आगे शरीर में सीटी पीटी होगी गुम। क्या था वहाँ पर सबसे पहले तो वही पुलिस वाला था। और उसके सामने मैं जो बिजनेसमैन का रहता ना, कि वो सबसे बड़ा तो बिजनेसमैन है, जिसके लिए ये गैंगस्टर भी काम करते, वो बिजनेसमैन ही बैठा हुआ था। हालांकि मैंने नाम नहीं बताया था, और वो जो गैंगस्टर जिनके बारे में मैं खबर देना चाह रहा था वो भी वहीं बैठे हुए थे, और उसके कुछ 5-7 वो चेले चपटे भी थे। तो मैंने जैसे ही वो देखा और उनको देखा, तो वो पुलिस वाला हंसा, एक अजीब सी हंसी इसके, बोला आ जा हीरो, अंदर आ जा। लेकिन मैं न अंदर जा पा रहा न बाहर जा पा रहा। तो तब तक मैंने देखा कि 3 लड़के, उसी गैंगस्टर के 3 लड़के मेरे साइड में से हो गए ना, दरवाजे की तरफ के खड़े, दरवाजे के सामने खड़े हो गए। तो मैंने सोचा होगा चलो ये कोई बात नहीं, चले जाएंगे फिर बात कर लेंगे। तो मैंने तभी आवाज़ आई कट कट की। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो उनके हाथ में थे चाकू, और वो चाकू थे खटकेदार। तो उन्होंने जैसे ही खटका दबाया, चाकू का फल बाहर आना ही आना था। तो लगभग 6 इंच के चाकू और 6 इंच का वो फल उनका, और 6 इंच का उनका आता है नहीं, 1-1 फुट के चाकू। मैंने उनकी नज़रों में देखा तो आंखें लाल हो रही, और एकदम से इतने अलर्ट कि जैसे एक बार आदेश मिलते ही शिकारी के ऊपर शिकार टूटता है, ऐसे वो खड़े। तो मैं और घबरा गया। तो उसने कहा आ जा। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चलते हुए आया। तो वो जो बिजनेसमैन था ना, उसने, मैं सिंगल हड्डी का आदमी वैसे ही था दोस्तों, ज़्यादा 10वीं मैंने की थी, 35-36 किलो वजन हुआ था, बिल्कुल कमज़ोर सा दुबला पतला वैसे था। तो वो जो बिजनेसमैन थे ना, उन्होंने घुमा के एक दिया मेरे को कान के नीचे। अब वो हैवी अट्टा कट्टा आदमी, मैं कमज़ोर सा आदमी, एक थप्पड़ में ही मैं ज़मीन में गिरा जाके ना। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं उठा, मेरे चेहरे पे पसीना आया और मैं घबरा गया उस चीज़ में। लेकिन तभी वो जो गैंगस्टर था ना, उसने रिवॉल्वर निकाल ली, पिस्टल थी, और उसने मेरी तरफ, मेरे माथे की तरफ वो कर दी। तो तब मैंने सोचा कि नहीं तो भागने की जगह है, सामने तो ये पिस्टल टांगने लग रहा है, मेरे सामने पिस्टल अड़ा रहा है, और पीछे मैंने देखा कि 3 लड़के चाकू लेके ना मेरे ऊपर झपटने के लिए तैयार है। तो तब मैंने सोच लिया है कि आज गया बेटा तो काम से। लेकिन पता नहीं किस्मत थी या क्या थी, वो पुलिस वाला है ना, उसने उसी गैंगस्टर का हाथ नीचे की तरफ कर दिया कि रुक जा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा क्यों, क्या हुआ? ये तो ये करने लगा। बोला ऐसा है, मैंने इसके बारे में पता कर लिया। अभी ये गांव से आया हुआ बच्चा है, नॉर्मल परिवार से है, खेती बाड़ी करने वाला परिवार है। इसकी पारिवारिक हिस्ट्री भी पता कर ली, कुछ नहीं, क्रिमिनल तो छोड़िए, कभी इसके खानदान में भी किसी ने क्राइम नहीं किया, बिल्कुल सीधे साधे आदमी है। और अभी ये थोड़ा सा इसके ऊपर प्रभाव, नया नया जवान हुआ तो इसके ऊपर प्रभाव, लेकिन इसको वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। अगर अगली बार इस तरह की हरकत करेगा तो फिर सुलट लेंगे। तो उसने मेरे को कहा कि बेटा ये हीरो बनने की उम्र नहीं है तेरी, तू यहाँ पढ़ने आया है, और यहाँ तू नौकरी करके अपना खुद का वो करने के लिए आया, स्टडी करने के लिए आया, जा नौकरी कर और अपना पढ़ाई कर ले चुपचाप। कुछ भी नहीं रखा है इन बातों में, तू पुलिस के खेल समझता ही नहीं। ये सिस्टम क्या है तू इस चीज़ को जानता नहीं, जानना छोड़िए, तू वहाँ तक सोच ही नहीं सकता कि वास्तविकता क्या होती है। अभी तेरे अंदर किताबी ज्ञान है, किताबों को पढ़ के ने तू थोड़ा सा जोश में आ गया, और अपनी जान को खतरे में मत डाल, चुपचाप चला जा, दोबारा ऐसी हरकत करना मत। तो दोस्तों वहाँ से मैं इतनी तेज भाग गया, जैसे वो खरगोश को कोई पकड़ लेते हैं ना, शिकारी के हाथ से उसके हाथ ढीले हो जाए, गलती से वो खरगोश छूट जाए हाथ में, और वो जैसे भागता ना कि अगर दोबारा इन्होंने पकड़ लिया तो अगली बार जरूर मार डालेंगे। वहाँ से मैं इतनी स्पीड से भागा, और जाके अपने कमरे पर जाके न लेटा। कई दिन तक तो बुखार रहा मेरे को, और कई दिन तक दिल है ना दुख 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 करता रहा। लेकिन दोस्तों उस हादसे के बाद मैंने ये सोच लिया कि ज़िंदगी में कभी ना तो किसी पुलिस वाले से दोस्ती करूँगा, ज़िंदगी में ना कभी किसी क्रिमिनल ने, अगर कोई मेरे सामने भी मर्डर करता होगा ना, तो भी मैं वहाँ से खींच के लूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मर्डर इस क्रिमिनल ने किया है। और रही बात बिजनेसमैन की, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हुए भी मुझे डर लगने लग गया कि बड़ी गाड़ियों के जो बिजनेसमैन होते हैं ऐसा ही होता। हालांकि वो जो सोच थी वो भी एक बचपने की ही सोच थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सभी बिजनेसमैन एक जैसे हों, सभी
क्रिमिनल या पुलिस वाले से भी एक जैसे, हालांकि उसी पुलिस वाले ने ये भी कहा कि ये बच्चा है, शरीफ बच्चा है और जाने दो और वार्निंग दे देते हैं इसको, तो वो भी एक अच्छी बात थी। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब फिर एक छोटी सी घटना और हुई। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ था कि अगर किसी ने बॉक्सिंग सीखनी है तो 3 दिन के बाद उससे जो फिजिकल कोच हैं, बॉक्सिंग के कोच हैं, उनके पास अपना नाम लिखाइए। ये देखते ही, नोटिस देखते ही कॉलेज में दोस्तों वो फिर मेरे अंदर वो हुआ, जोश आ गया और मैंने सोचा कि उनके साथ बदला लूँगा मैं। वो जितने भी क्रिमिनल और वो हैं उन्होंने मेरे को वो किया, पुलिस वाले से भी बदला लूँगा और बॉक्सर बनूँगा मैं, और बॉक्सर भी मैं बनूँगा नेशनल लेवल का बॉक्सर। तो उन्होंने 3 दिन का नाम लिया था। तब तक बॉक्सर हुआ करते नेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर जो हीरो हुआ करते बॉक्सिंग की दुनिया के, एक तो वो हुआ करते मोहम्मद अली तो तब तक शायद रिटायर हो लिए थे। माइक टाइसन की शुरुआत हुई थी, ये बात 80 के आसपास की है लगभग, उन बातों को 45 साल हो चुके। तो माइक टाइसन की शुरुआत हो चुकी थी, उसने भी हैवी वेट बॉक्सिंग का जो टाइटल था वो जीत लिया था। तो वही आदर्श हुआ करते। तो मैं उनके पोस्टर लेके आया, कमरे पे मैंने पोस्टर लगाए, दीवारों पे मुक्के मारने लगा और मैं अपने आप को सोचने लगा कि अब तो मैं माइक टाइसन बनूंगा और मैं अपना बदला लूँगा। खैर दोस्तों, जिस दिन वो नाम लिखवाना था उस दिन सबसे आगे मैं खड़ा, और उस तब तक मैंने एक टी शर्ट ली और टी शर्ट पर लिखवा लिया बॉक्सिंग, यानी एक तरह से परमानेंट बॉक्सर बनने की सोची मैंने। तो जिस दिन कॉलेज में वो नाम लिखवाना था सबसे आगे मैं खड़ा, पीछे मैंने देखा कि लाइन लग गई और सभी हट्टे कट्टे बच्चे। तो मैं जैसे वो आए, जो बॉक्सिंग के वो जो कोच थे वो आए, तो मैंने उन सबसे पहले मैंने ही नाम लिख वो अपना फॉर्म कर दिया उनके सामने। उसने मेरे को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला किस लिए आया? माजी बॉक्सर बनूंगा, बॉक्सिंग सीखने आया। वो कुछ सेकंड चुप रहा, ने बोला जाइए फॉर्म पकड़ और चल यहाँ से। मैंने कहा क्यों जी, बॉक्सर बनूंगा मैं तो। जब मैंने उसने फिर कहा जा तेरे बस की बॉक्सिंग नहीं है, तू चला जाए यहाँ से। मैंने कहा माँ क्यों जी, बॉक्सिंग तो बॉक्सिंग आप सिखाओगे तो मैं सीखूंगा, और एक दिन देखना मैं नेशनल लेवल का बॉक्सर बनूंगा। उसको गुस्सा उठा, उसने कहा ओ पहलवान, तेरा कोई एक मारेगा जाबड़े पे गुस्सा, तेरे सारे दांत बाहर आवेंगे, बनाएगा बॉक्सर, क्यों अपनी हड्डी तड़वा, चल हड्डी। तो इतना सुनते ही दोस्तों वो जो लाइन वाले गए थे ना वो ऐसे जोर से, और मैं चुपचाप उनसे नज़र भी नहीं मिला पाया, अपना उठाया फार्म और चुपचाप आया। उसके बाद कई महीनों तक वो जो बॉक्सिंग के वो लाइन में खड़े थे ना, मैं जहाँ भी दिखाई दिया वहीं मेरा मजाक उड़ाते और बॉक्सर और टाइसन। मतलब ये है कि कई महीनों तक तो ऐसी सिचुएशन रही, आगे बॉक्सिंग छोड़ो कॉलेज में जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो उसके बाद तो ऐसा दिल टूटा, वो बदले की भावना, वो सबक सिखाने की भावना, और वो सब कुछ ऐसी ठंडे बस्ते में डली कि उसके बाद तो ना मैंने बॉक्सिंग सीखी, ना मैंने कभी किसी पुलिस वाले से दोस्ती की। और जब मैं 2000 में पत्रकारिता में आया तो तब भी मैंने इसी चीज़ को वो किया कि कभी क्राइम रिपोर्टिंग नहीं करूँगा मैं। हालांकि पेज 3 की रिपोर्टिंग मैंने की, लेकिन पेज 3 की रिपोर्टिंग और क्राइम रिपोर्टिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। पेज 3 वाले जो है ना वो व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं, वो शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने का वो नहीं करते क्रिमिनल की तरह, लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग नहीं की दोस्तों। तो उसी चीज़ को मैंने आज तक वो किया है कि मैं इन पुलिस वालों के चक्कर में या फिर इन क्रिमिनल के चक्कर में या फिर जो कॉरपोरेटर जो बड़े बिजनेसमैन उनके चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। लेकिन दोस्तों अब ये जो आजकल चल रहा था माहौल, इसके कारण ये एडीजीपी पूर्ण कुमार का ये जो संदीप लाठ ने वो की, तो इसके मामले में भी जब मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा गेम है, तो मैंने हिंट तो दे दिया कि ये तो बहुत बड़ा गेम है, और इतना बड़ा गेम है कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो अपने आप को हाईलाइट नहीं करता कभी, और उसके बावजूद भी हर विपक्षी हर पार्टी का नेता, हर आईएएस आईपीएस या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मतलब उससे दोस्ती करने के लिए लालायित रहते हैं। तो इतना बड़ा गेम है ये। लेकिन दोस्तों नाम मैंने वो कल भी नहीं बताया था, तो वो अब नाम पब्लिकली हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसमें बताने में कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। लेकिन दोस्तों उन जो संदीप कुमार है उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो एसपी नरेंद्र बिजानिया जी अपने जो ये शत्रु कपूर जी डीजीपी बहुत ईमानदार व्यक्ति, अच्छी बात है, ईमानदार पुलिस में होना भी चाहिए, क्योंकि ईमानदार लोग आजकल मिलते ही नहीं, और कुछ अगर ईमानदार हैं भी तो उन्हीं के कारण पुलिस की थोड़ी बहुत वो इमेज रह रही है। अगर वो ईमानदार है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों उस क्रिमिनल के बारे में मैं बताऊं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कि आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए उस क्रिमिनल का सारा कच्चा चिट्ठा, या वो कहाँ से चला था, कहाँ उठा, किस किस के साथ उसके संबंध रहे, क्या क्या उसने किया, ये मैं बताऊंगा अगली वीडियो में।
लेकिन अब की बार आज मैं थोड़ा एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो संदीप लाठर जी ने ये कहा था कि ये ईमानदार आदमी, तो आप इस वीडियो को देखिए। ये भी किसी चैनल की वीडियो है, लेकिन ये दिखानी जरूरी है, तो आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है या कौन नहीं है, कौन नहीं। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया से या जो भी पब्लिक डोमेन में चीज़ होती है उन्हीं को दिखाता हूँ, उन्हीं का विश्लेषण करता हूँ। और आज भी ये वीडियो है, आप ये वीडियो देख के खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि शत्रु कपूर जी ईमानदार हैं, कितने ईमानदार है या क्या है, या फिर ये वीडियो फेक है, या ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ, जो क्रिमिनल मैंने बताया वो इतना हाई प्रोफाइल था, उसके बारे में अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए, आपको मज़ा आएगा। वास्तव में सारा सब कुछ बताऊंगा मैं उसके बारे में, और तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी विश्लेषण आपको पसंद आया, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इंतजार करिए अगली वीडियो तक। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एडवोकेट प्रदीप सिंह है जो हरियाणा और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सो आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊंगा, ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा। ये अरेस्ट इसलिए नहीं हो रहा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, क्योंकि इसने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में हरियाणा पावर परचेज सेंटर एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है, वहां पर अदानी ग्रुप की फाइल चोरी हुई है, जिसका ये मुख्य सारा कंट्रोल इसके पास है। एफआईआर भी यही करवाते हैं छोटे एम्प्लॉइज के ऊपर, और ये खुद शामिल है उसमें घोटाले को छुपाने के लिए। इसलिए डीजीपी शत्रुजीत कपूर को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसके तार अदानी ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। पूरी टोटल ऊपर से लेके नीचे तक इसको बचाया जा रहा है। मैं आपको एफआईआर नंबर बता देता हूँ जो पंचकुला में एफआईआर लॉन्च हुई है। एक सेकंड, एफआईआर नंबर है सेक्टर 5 पंचकुला पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुई थी 19/6। एक सेकंड, एफआईआर नंबर है ये 296 27 मई 2020 को, और ये 380 आईपीसी की धारा में हुई थी सरकारी फाइल को चोरी करने के चक्कर में। ये सारी फाइल अदानी ग्रुप से कनेक्टेड है, और इसके अंदर, इस फाइल के अंदर सारा घोटाला था। इसको बचाने और करने में शत्रुजीत कपूर शामिल है, इस वजह से इसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। आपके हिसाब से सर ये मुझे ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं पावर सेक्टर में ही था, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हरियाणा में। तब मुझे इसके बारे में अफसरों से पता चला था, इलीगल पेमेंट रिलीज कर दी गई थी कई करोड़ की। इस वजह से इसके ऊपर कोई अरेस्ट नहीं हो रहा, और ये होगा भी नहीं। बिल्कुल इसको बचाया सारी सरकार ही इस बंदे के दम पे चल रही है टोटल। तो आपका मतलब सीधा इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। मेरी खुद की सीआईडी करवाई गई है, मेरी खुद की बीएसएनएल में फोन टैपिंग है, उसकी मैं आपको आरटीई की कॉपीज दे देता हूँ, और इन्होंने ही मेरी करवा रखी है सीआईडी भी। सीआईडी के अधिकारियों ने ही मुझे बताया मेरी सीआईडी करवाई जा रही है, और उन्होंने ही बताया कि अपना एयरटेल के नंबर को पहले बीएसएनएल पे पोर्ट करवाओ, उसके बाद आपकी वहां पर जो चिट्ठी हम लिखेंगे बीएसएनएल को, उसके बाद आपको दोबारा से बताएंगे कि कब आरटीए लगानी। क्योंकि प्राइवेट में जो भी होती है सीआईडी, उसका रिकॉर्ड गायब करवाया जा सकता है धमकी के दम पे। बीएसएनएल का अधिकारी बिना सरकारी चिट्ठी के फोन टैपिंग करेगा ही नहीं। इसीलिए मुझे एयरटेल से बीएसएनएल पे पोर्ट करवाया गया था, उसके बाद मुझे आरटीए लगवाई गई। उसमें सारा मामला फंस के खड़ा हो गया, और मैंने हरियाणा के एडीजीपी सीआईडी के खिलाफ एफआईआर और बीएसएनएल के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए लिखा, आज तक एफआईआर नहीं हो रही। उसका मतलब क्राइम पूरे हरियाणा में प्रॉपर तरीके से हर जगह से एक्सटॉर्शन, चोरी एंड सीना चोरी, एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा है। अधिकारियों को, गलत अधिकारी जो काम करते हैं उनको ब्लैकमेल करके, उनसे और ब्लैकमेलिंग करवा के उनसे गलत काम करवाए जा रहे हैं। ये सारे लॉबी पूरी शामिल है इसके अंदर। डीजीपी शत्रुजीत कपूर इसका मेन किंग पिन है, और इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, लिख के ले लो। आपको सारे दूसरे रास्ते ढूंढे जा रहे हैं ताकि उसको बचाया जाए। अगर वो अरेस्ट हो गया तो सारे बांध खुल जाएंगे इनके। साथियों, एडवोकेट प्रदीप जी ने बताया कि जो मेन किंग पिन इस पूरे क्राइम का है वो डीजीपी है। सरकार उसके पीछे खड़ी है, सरकार उसको बचा रही है, क्योंकि हरियाणा में जितने भी गैर कानूनी काम जो घोटाले हुए हैं उनके पीछे इसका बड़ा हाथ है। अगर शत्रुघ्न जेल में जाता है तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मिनिस्टर उसमें फंस सकते हैं। बहुत धन्यवाद।